हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 21 दिसंबर 2024 का करंट को हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ से बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या कम महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ से बनते हैं। और सर्वप्रथम आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी हम प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है विश्व ध्यान दिवस अर्थात वर्ल्ड मेडिटेशन डे क्या है। विश्व ध्यान दिवस अर्थात वर्ल्ड मेडिटेशन डे इसे कब मनाया जाता है। ये पहली बार मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 21 दिसंबर को। ये वर्तमान में जो 2024 में मनाया जा रहा है, ये कब मनाया जा रहा है? पहली बार ही मनाया जा रहा है, जिसकी घोषणा यूएन ने भी जल्द ही की है। और भारत के और सहयोगी देशों ने इसका प्रस्ताव रखा था कि वो 21 दिसंबर को क्या मनाया जाए, विश्व ध्यान दिवस मनाया जाए। तो यूएन ने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो क्या मनाया जा रहा है इस बार? 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे अर्थात विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये इस बार पहली बार है जो मनाया जा रहा है। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है सुशासन सप्ताह क्या है। सुशासन सप्ताह ये कब से कब मनाया जा रहा है? तो 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 के बीच में मनाया जा रहा है सुशासन सप्ताह। अभी सरकार ने घोषणा की है कि 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक क्या मनाया जाएगा? सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। अर्थात ये सुशासन सप्ताह हम लोग देख लेते हैं कि क्या है और किसके परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में। तो सुशासन दिवस कब मनाया, सुशासन सप्ताह, और यहाँ देख लेते हैं सुशासन दिवस अर्थात उसी इसके अगले दिन 24 यानी 25 दिसंबर से क्या मनाया जाएगा? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर यानी जयंती पर क्या होता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। जो भारत के 10वें नंबर के क्या थे, वो प्रधानमंत्री थे। आइए हम लोग देखते हैं। और ये बनाने की घोषणा, सुशासन दिवस मनाने की घोषणा कब से की गई है? सन 2014 से पीएम मोदी की जब सरकार आई है तो तब से ये क्या हुआ है? सुशासन दिवस 2014 से घोषणा की गई कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिवस पर मनाया जाएगा। यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। अगर बात किया जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो इनका जन्म कब होता है? 25 दिसंबर 2024 उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म होता है और मृत्यु होती है अर्थात निधन होता है 16 अगस्त 2018 को। कब होता है? 16 अगस्त 2018 को इनका निधन होता है। इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? ग्वालियर एमपी में अर्थात ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे उस समय। और इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा जाए तो 3 बार इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री के टर्म पर फॉलो किया है। 3 बार इन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई है। पहली बार 13 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए इन्हें प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार 8 माह के लिए और अगली उसके बाद तीसरी बार वो 5 साल के लिए बने थे। टर्म देख लें अगर उनका कि कब से कब तक रहा, तो 13 दिन के लिए कब तक रहे? 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। ये पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो 13 दिन तक उनकी सरकार रही थी। तो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक सरकार रही थी। दूसरी बार उनका जो टर्म था प्रधानमंत्री के रूप में वो 8 माह का था। कब से कब तक था? 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। कब से था कब तक? 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। और तीसरी बार इनकी सरकार 5 सालों के लिए बनी थी। कब बनी थी? 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक ये प्रधानमंत्री बने थे तीसरी बार। तो 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे पूरे 5 सालों के लिए। उसके बाद से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए और 2014 तक वो लगभग 2 टर्म हो रहे हैं।
उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान तक अभी तक बने हुए हैं। तो इस तरह से दो प्रश्न हमने कंप्लीट देखा कि क्या क्या माना जाता है। पहला, विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और सुशासन सप्ताह कब से कब मनाया जा रहा है, तो 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है, 19 दिसंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। और अगर सुशासन सप्ताह इसी के अंतर्गत आ रहा है तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों, हमने अगला प्रश्न को नोट कर दिया है। आइए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, क्या है अगला प्रश्न, वर्ल्ड बास्केटबॉल डे कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को। कब मनाया जाता है वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो यूएनजीए अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 2023 में घोषित किया था कि क्या मनाया जाए, वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। इसका मनाने का एक ही उद्देश्य है कि खेल के प्रति बढ़ावा दिया जाए और स्वास्थ्य को भी, इसमें स्वास्थ्य के सुधार के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अगला, इसी में देखा जाए तो यूएसए में पहली बार ये क्या हुआ था, वर्ल्ड बास्केटबॉल के तहत बास्केटबॉल पहली बार खेला गया था। यानी ओरिजिन देखा जाए तो बास्केटबॉल का यूएसए अर्थात अमेरिका में ये हुआ है। और पहली बार मनाने का घोषणा कब हुआ था, 2023 में यूएनजीए ने ये घोषणा किया था। और मनाया कब जाता है वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला दिवस आता है हमारा वर्ल्ड साड़ी डे। क्या आता है, साड़ी अर्थात वर्ल्ड साड़ी डे कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को ये भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को वर्ल्ड साड़ी डे। अब इसे साड़ी डे मनाने का उद्देश्य एक ही है कि जो भी लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं उनके प्रति सद्भावना व्यक्त किया जा सके और उनके सहयोग के लिए कार्य किए जा सके। इसके लिए क्या हुआ है, ये वर्ल्ड साड़ी डे मनाया जाता है। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। उस्ताद जाकिर हुसैन, कौन है ये, जाकिर हुसैन। अब ये क्यों चर्चा में रहे हैं, तो चर्चा में रहने का कारण क्या है, ये इनका निधन हो गया है। और ये भारत के बहुत प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध तबला वादक थे। क्या थे ये, तबला वादक। जब भी एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो ये भी पूछेगा कि वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ये आपको ध्यान करते चलना है कि जाकिर हुसैन का अगर प्रश्न बन रहा है तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे या कौन से वादक थे, तो ये तबला वादक थे। और इनका निधन हो गया कब, 73 साल की उम्र में इनका निधन हो गया अमेरिका में। और ये फेफड़ों की बीमारी से संबंधित थे, बीमारी से ग्रसित थे। क्या थे, फेफड़े की बीमारी से ग्रसित थे और इनका निधन अमेरिका में हो गया है। और ये तबला वादक है। अगर बात की जाएगी पिताजी का, इनका पिताजी का नाम क्या है, अल्लाह रखा। क्या नाम है इनके पिताजी का नाम, अल्लाह रखा। ये भी क्या है, महान तबला वादक थे। क्या थे, महान तबला वादक थे इनके पिताजी। उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी क्या थे, महान तबला वादक वो भी थे। और बात की जाए इनकी उपलब्धियों की, अर्थात अपने जीवन में जो भी इन्होंने उपलब्धियां ली हैं, अर्थात जो भी सम्मान ले पाए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। और एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न बनाएगा आगामी परीक्षाओं में, इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। और इनका निधन कब हुआ, तो दिसंबर 2024 में हो गया निधन। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये तबला वादक हैं। आइए हम लोग उपलब्धियों को देख लेते हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां इनको मिली है, अर्थात कब कब ये कौन सी सम्मान से सम्मानित हुए हैं। तो सर्वप्रथम पहला आता है 1988। क्या आता है, 1988 में ये पद्मश्री अर्थात भारत के चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री, उससे सम्मानित किए हैं। चौथा क्यों, क्योंकि पहला होता है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, और तीसरा होता है पद्म भूषण, और चौथा होता है पद्मश्री। चौथे भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कब हुए थे, 1988 में पद्मश्री। अगला है 1992 में क्या हुए, ग्रैमी अवार्ड से ये सम्मानित हुए थे। कब, 1992 में पहली बार। ये ऐसे वादक भी रहे हैं कि इनको कई बार लगभग 3 से 4 बार ग्रैमी अवार्ड में इनको नामित किया गया और पुरस्कार भी दिया गया। और प्रथम बार देखा जाए तो 1992 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है ग्रैमी अवार्ड। आपको ध्यान रखना है कि ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है, तो संगीत से क्षेत्र से संबंधित है। अगला है इनका 1990। कब है, 1990 में संगीत नाटक अकादमी से ये सम्मानित हुए थे, 1990 में संगीत नाटक अकादमी से। अगला है 2002। कब है, 2002 में ये पद्म भूषण, कब है, 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तीसरा नंबर का ये पद्म
भूषण से कब सम्मानित हुए? 2002 में। और अगला 2019 में फॉलो ऑफ द संगीत नाटक अकादमी से भी इनको सम्मानित किया गया, अर्थात 2019 में फेलो ऑफ द संगीत नाटक अकादमी से भी क्या हुआ? सम्मानित किया गया इनको उस्ताद जाकिर हुसैन को। अगला है 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे। कब हुए थे? 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए, अर्थात सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखा जाए भारत क्रम का तो दूसरा होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। 2023 में इनको सम्मानित किया गया था। और ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें एक ही ग्रैमी अवार्ड में 3 बार खिताब जीता है, यानी कि 3 बार इनको पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात हमने क्या क्या देखा? वर्ल्ड बास्केटबॉल डे का मनाया जाता है तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड शायरी डे का मनाया जाता है तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है, फेफड़ों से बीमारी संबंधित है, और इनका निधन 73 साल की उम्र में हो गया। ये तबला वादक थे, अर्थात ये तबला से संबंधित थे, तबला वादक थे। इस तरह से हमने वीडियो कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है। आइए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगला है तुलसी गौड़ा क्या है? छठा नंबर क्या है क्वेश्चन? तुलसी गौड़ा कौन है? ये इनका निधन हुआ हाल ही में हुई दिसंबर 2024 में। और ये क्या थी? तो ये पर्यावरण कार्यकर्ता थी। क्या थी? पर्यावरण कार्यकर्ता थी। कौन? तुलसी गौड़ा। और इनका निधन कब हुआ है? 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि तुलसी गौड़ा का हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो पर्यावरण कार्यकर्ता थी। और किस राज्य से संबंधित थी? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। और देखा जाए तो ये हलक्की जनजाति से ये क्या थी? संबंधित थी। क्या थी? हलक्की जनजाति से ये संबंधित थी। और ये उत्तर कन्नड़ जिले क्या है? उत्तर कन्नड़ जिले के ओनाली गांव के निवासी थी। कहाँ की थी? ये उत्तर कन्नड़ जिले के ओनाली गांव की निवासी थी। कौन? तुलसी गौड़ा। और इनको क्या किया गया? प्रमुख बिंदु यहाँ से याद रखना है कि 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित थी। क्या थी ये? 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन? तुलसी गौड़ा जी। तो इनको सम्मानित किया गया है, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं। और इनका निधन हो गया है, और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और क्या है इसमें देखना है कि ये उत्तरी कन्नड़ जिले की ओनाली गांव से संबंधित है। और किस जनजाति से थी? तो हलक्की जनजाति से ये संबंधित थी। अगला प्रश्न है हमारा, और इनका कथन भी है, इन्हें कथन क्या? एक महत्वपूर्ण कथन इन्होंने दिया था। क्या कथन था? कितने पौधे लगाए या नहीं। इनका कथन क्या महत्वपूर्ण? कितने पौधे लगाएं या नहीं, बल्कि उनका कितना देखभाल से पालन किया यह मायने रखता है। अर्थात आपने कितने पौधे लगाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह कि आपने उसे कितने अच्छे से इसको पालन किया, उसको रोपण किया। इस किसका कथन है ये? तुलसी गौड़ा जी, जो अभी इनका निधन हो गया, उन्होंने ये महत्वपूर्ण कथन दिया था। उनका उपनाम देखा जाए तो इनको वृक्ष माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? इनको वृक्ष माता कहा जाता था। और इनको पौधों का विश्व कोश भी कहा जाता था। इनको किसको? तुलसी गौड़ा जी को। तो वृक्ष माता, पौधों का विश्व कोश किसे कहा जाता है? तुलसी गौड़ा जी को। और ये किस जनजाति से संबंधित थी? तो हलक्की जनजाति से संबंधित थी। और इनका महत्वपूर्ण कथन ये है। और इनको 2021 में क्या हुआ था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जोधाई बाई। क्या है? जोधाई बाई। इनका भी निधन हाल ही में हो गया है। ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और ये भी क्या हुए? 2023 में क्या हुई है? ये पद्मश्री से सम्मानित हुई। कब हुई है सम्मानित? 2023 में ये पद्मश्री से सम्मानित हुई है। कौन? जोधाइया बाई। क्या है? जोधाइया बाई। और ये किस जनजाति से अगर देखा जाए संबंधित है? तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ से अगर प्रश्न बनाएगा अगर एग्जामिनर, तो क्या बनाएगा कि जोधाइया बाई जोधाई बाई का निधन किस हो गया है, वो कब पद्मश्री से सम्मानित थी? तो कब थी? तो 2023 में सम्मानित थी। और ये किस जनजाति से संबंधित थी? तो बैगा जनजाति से संबंधित थी। अगला है ओम प्रकाश चौटाला। कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है या व्यक्ति हैं। ये हाल ही में इनका निधन हो गया है 20 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया है। और
ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। क्या थे ये? ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और ये 5 बार, कितनी बार मुख्यमंत्री थे? 5 बार ये मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? हरियाणा के। और ये इंडियन नेशनल लोक दल अर्थात INDL, इंडियन नेशनल लोक दल के पार्टी के सुप्रीमो थे या अध्यक्ष थे। कौन? ओम प्रकाश चौटाला। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ किस राज्य से संबंधित थे? तो हरियाणा राज्य से संबंधित थे। और ये 5 बार वहां के मुख्यमंत्री रहे। और किस पार्टी से संबंधित थे? तो इंडियन नेशनल लोक दल से पार्टी से संबंधित थे। और इनके पिताजी की बात की जाए तो इनके पिताजी देवीलाल, इनके पिताजी का नाम क्या था? देवीलाल, जो पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री भी थे। कि कौन थे? देवीलाल जी उनके पिताजी हैं। किसके? ओम प्रकाश चौटाला जी का। ये पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और बात की जाए हरियाणा की, हरियाणा की राजधानी का है चंडीगढ़ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है, वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 9वां नंबर, रविंद्र चंद्र अश्विन कौन है ये? तो सभी क्रिकेट प्रेमियों को इनको पता होगा कि ये कौन है। रविंद्र चंद्र अश्विन कौन है ये क्रिकेटर हैं, भारतीय गेंदबाज थे, जो अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। कौन है ये? रविंद्र चंद्र अश्विन। और इन्होंने क्या किया है? संन्यास की घोषणा कर दी है हाल ही में। और ये क्रिकेट से संबंधित है। अगर बात की जाए कि किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। कौन? रविंद्र चंद्र अश्विन। और ये ODI, T20 और टेस्ट अर्थात एक दिवसीय मैच और T20 और टेस्ट मैच से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सभी मैच से संन्यास ले लिया है। और ये फ्रेंचाइजी वगैरह IPL वगैरह खेलेंगे, परंतु बाकी अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों से इन्होंने अन्यास ले लिया। जैसे ODI, T20 और टेस्ट से इन्होंने संन्यास कर लिया है। और बात की जाए अगर ये सर्वप्रथम कब डेब्यू किए थे, तो डेब्यू किए थे 2010 में, अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। और 2024 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हाल ही में आयोजित हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसके तीसरे मैच के दौरान इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और बात की जाए तो ये 2011 का वर्ल्ड कप जो भारत जीता है 50 ओवर का यानी ODI का, उसमें ये क्या थे? टीम के मेंबर थे, यानी टीम सदस्य थे, उसमें भी भाग लिए थे। और देखा जाए अगर सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय, ये दूसरे नंबर के भारतीय हैं। ये अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज या भारतीय गेंदबाज, तो कौन है ये? दूसरे नंबर के गेंदबाज बने हैं रविंद्र चंद्र अश्विन। पहला देखा जाए तो अनिल कुंबले हैं, इन्होंने 953 विकेट लिए हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? रविंद्र चंद्र अश्विन, जिन्होंने 765 विकेट लिए थे। और इन्होंने टोटल कितने मैच खेले हैं? 287 मैच खेले हैं। और टोटल विकेट कितने लिए हैं? 765 इन्होंने टोटल विकेट लिया अपने करियर का। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10, रूस हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। रूस ने घोषणा कर दी है कि उन्होंने कैंसर वैक्सीन बना दी है। अर्थात उन्होंने घोषणा की है कि हमने क्या किया है? कैंसर का वैक्सीन हमने बना लिया है। और ये किस पे आधारित होगा? इसका तकनीक क्या है? तो mRNA पर, तकनीक पर आधारित ये वैक्सीन होने वाला है या होगा। और ये भी घोषणा की है कि वो जनवरी 2025 से आम रूसी जनता और विश्व के लिए ये उपलब्ध कराएंगे, यानी सबके लिए उपलब्ध होने लगेगा। क्या? कैंसर वैक्सीन जो रूस द्वारा निर्मित किया होगा। अगर देखा जाए रूस के बारे में देख लिया जाए तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है रूस की राजधानी? मॉस्को। और रूस की देखा जाए करेंसी यानी मुद्रा, तो रशियन रूबल। क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल, यानी करेंसी रशियन रूबल है। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, इंदौर। हाल ही में चर्चा में रहा इंदौर इन्हें घोषणा कर दी है, यानी इंदौर शहर प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से जो भिखारियों को भीख देगा या देने वाला देगा या देते हुए पकड़ा जाएगा, उसको क्या किया जाएगा? अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, उसको दंड भी दिया जाएगा। यानी अर्थात जो भी व्यक्ति भिखारियों को अगर भीख देते हुए पकड़ा जाएगा तो ये उसको क्या करेंगे? दंडित करेंगे। अर्थात इस पहल का एक ही उद्देश्य होगा कि सभी भिखारियों को पुनर्स्थापित किया जाए, उनको बेहतर रोजगार और स्किल प्रदान किया जाए, ताकि वो अच्छे कार्यों में आगे बढ़ सके, ना कि ये भीख मांगने के कार्यों में प्रवृत्ति में आगे बढ़े। इसलिए ये इंदौर शहर जो मध्य प्रदेश में स्थित है,
इन्होंने ये घोषणा की है कि जो भी भिखारी को भीख देना क्या माना गया, अपराध माना गया है इंदौर शहर में। और कब से लागू हो जाएगा ये नियम, 1 जनवरी 2025 से। और ये पायलट योजना के तहत काम किया जा रहा है, अर्थात ये जब ये कार्य सुफल हो जाएगा अर्थात सार्थक हो जाएगा तो अभी अन्य जिलों में भी ये लागू करने वाले हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। कहाँ है राजधानी, भोपाल। और मुख्यमंत्री देखा जाए तो कौन है, मोहन यादव। कौन है मुख्यमंत्री, कौन है अभी, मोहन यादव है मध्य प्रदेश के। और राज्यपाल देखा जाए तो मंगू भाई पटेल है। कौन है, मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ जिला भी है। ये लगभग पिछले 5 या 6 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान हासिल करता हुआ है। तो इसलिए ये कदम भी उठाया गया है ताकि और इंदौर को बेहतर बनाया जा सके। इसलिए इन्होंने ऐसा कार्य या ऐसा योजना या ऐसा पहल उठाया इन्होंने। अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है, रोहन जेटली। कौन है, रोहन जेटली। कौन है, रोहन जेटली अभी चर्चा में रहे हैं। क्या बने हैं, ये DDCA के नए अध्यक्ष बने। कौन है, DDCA के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन, रोहन जेटली। कौन है, रोहन जेटली। और ये रोहन जेटली कौन है, ये अरुण जेटली पूर्व वित्त मंत्री, जिनका निधन बहुत पहले हो चुका है। उनके पिताजी हैं, रोहन जेटली के पिताजी कौन है, अरुण जेटली। इनके पुत्र अरुण जेटली के पिताजी कौन है, सॉरी, रोहन जेटली के पिताजी क्या है, अरुण जेटली जी हैं, जो पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। और ये DDCA के नए अध्यक्ष बने, अर्थात दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन के ये अध्यक्ष बने हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की सबसे बड़ी AI सिटी, अर्थात भारत की सबसे बड़ी AI सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी कहाँ स्थापित होने वाली है, तो भारत के तेलंगाना राज्य अर्थात हैदराबाद में क्या होगा, भारत की सबसे बड़ी AI सिटी स्थापित करने की बात की जा रही है। इसके द्वारा तेलंगाना सरकार द्वारा ये योजना या ये घोषणा की गई है। अगर देखा जाए तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना राज्य, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। कहाँ है राजधानी, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और मुख्यमंत्री यहाँ की कौन है, तो रेवंथा रेड्डी है। कौन है, मुख्यमंत्री रेवंथा रेड्डी। और राज्यपाल की बात की जाए तेलंगाना की, तो कौन है, जिष्णु देवी शर्मा। कौन है, जिष्णु देवी शर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं तेलंगाना के। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी AI सिटी कहाँ स्थापित होने वाली है, भारत के हैदराबाद शहर में या तेलंगाना राज्य में। अगला हमारा प्रश्न है 14 अर्थात 14 नंबर प्रश्न, एलन मस्क। एलन मस्क अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। चर्चा का कारण क्या है कि वो $500 बिलियन नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। कौन बन गए हैं, एलन मस्क, जो स्पेस एक्स और एक्स जो ट्विटर का वर्तमान नाम क्या है, एक्स के मालिक हैं। स्पेस एक्स उनका खुद का प्राइवेट स्पेस कंपनी है, तो वो इसी के मालिक है। और इनका क्या हुआ, टोटल नेटवर्थ $500 बिलियन वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। कौन, एलन मस्क, जो दुनिया के भी वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति हो गए होंगे। अगर देखा जाए एलन मस्क, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एलन मस्क क्या है, $500 बिलियन नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और अभी जल्द ही में वो 400 बिलियन भी पार किए थे और वर्तमान में $500 बिलियन वाले नेटवर्थ वाले व्यक्ति बन गए हैं। अगला 15 नंबर आज का 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रश्न का है करंट का, तो वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग। आपको वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग जारी हुआ है जल्दी, हाल ही में वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें पुरुषों की टीम और महिलाओं की टीम के देशों की विभिन्न देशों की टीमों को रैंकिंग दी गई है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि भारत का कहाँ रैंक है और विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। यानी विश्व हॉकी रैंकिंग में देखा जाए तो भारत का स्थान क्या है, 5वां है। पुरुषों की श्रेणी में क्या है, पुरुषों की श्रेणी में विश्व हॉकी रैंकिंग में भारत का स्थान 5वां। अगर पूछा जाए महिलाओं की श्रेणी में विश्व हॉकी रैंकिंग में महिलाओं की स्थान कहाँ है, भारत महिला टीम की, तो 9वें स्थान पर है महिला टीम। यानी देखा जाए तो विश्व हॉकी रैंकिंग में पुरुष वर्ग में भारतीय हॉकी टीम 5वें पर, महिला वर्ग में 9वें स्थान पर भारतीय हॉकी टीम है। और देखा जाए पुरुष वर्ग में पहला स्थान किसका है, तो नीदरलैंड का है, दूसरा स्थान इंग्लैंड का है, तीसरा स्थान बेल्जियम और चौथा स्थान जर्मनी। तो पहले 3 याद रखना और भारत का स्थान याद रखना है। तो पुरुष वर्ग में पहला स्थान नीदरलैंड,
दूसरा स्थान इंग्लैंड और तीसरा स्थान बेल्जियम और भारत का स्थान 5वां। और महिलाओं की श्रेणी में देखा जाए तो पहला स्थान नीदरलैंड है, अर्थात पुरुष वर्ग में भी पुरुष वर्ग में भी नीदरलैंड प्रथम स्थान है और महिला वर्ग में भी नीदरलैंड प्रथम स्थान है। तो महिला वर्ग में देखा जाए तो नीदरलैंड पहला स्थान, दूसरा स्थान अर्जेंटीना का, तीसरा बेल्जियम, चौथा जर्मनी और 5वां ऑस्ट्रेलिया और 6वां चीन, 7वां इंग्लैंड, 8वां स्पेन और 9वां क्या है अपना प्रदेश भारत। यानी यहाँ से हमको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में पुरुष वर्ग की टीम कौन से स्थान में विश्व में 5वें पर, और महिला वर्ग की टीम कितने विश्व में स्थान में क्या है उनका 9वें स्थान पर है। इस तरह से हमने देखा, इस तरह से हमने वीडियो को कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो लोग नए हो इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह से हमने वीडियो कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो लोग नए हो इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।